हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 पॉलिटिक्स का चैप्टर सेकंड, जिसका नेम है फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म क्या होता है, इसका बहुत छोटा सा जिक्र आपके चैप्टर 1 पावर शेयरिंग में किया गया था। तो फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है और इसमें क्या क्या प्रोसेस होती है, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में एक ही वीडियो में हम लोग पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे। एक शॉर्ट वीडियो में हम लोग पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो हाईलाइटेड वर्ड्स है उसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला है कि व्हाट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या है, तो डेफिनेशन से पहले एक हम जान जाते हैं कि बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी टू फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमने चैप्टर 1 में बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल पढ़ा था, नहीं भी पढ़े हो तो कोई बात नहीं, पढ़े थे हम लोग, ठीक है। उसमें क्या हुआ था कि सिंगल गवर्नमेंट थी, लेकिन लास्ट में आते आते आपको एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी मिल जाती है, यानी कि कई टाइप्स की गवर्नमेंट हो जाती हैं, कई लेवल्स की गवर्नमेंट हो जाती हैं, ठीक है। जैसे कि आप क्लास 10th में, सीनियर आपकी 11th में, उनके उनसे सीनियर 12th में, तो ये आपका लेबल बन गया ना, क्लास 10th 11th 12th जूनियर सीनियर का। ऐसे ही गवर्नमेंट का भी लेबल होता है, यानी छोटा बड़ा गवर्नमेंट होती है। डेफिनेशन देखते हैं फेडरलिज्म की, कि फेडरलिज्म इज अ सिस्टम इन विच government in which the power divided between a central authority and various constituent unit of the country। तो देखिए इसमें ज़रा भी डिफ़िकल्टीज नहीं है, बस लिखा गया है डिफ़िकल्ट थोड़ा सा। बताया गया कि फेडरलिज्म एक हमारी ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि गवर्नमेंट पावर डिवाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स में पावर डिवाइड होती है गवर्नमेंट्स की। इसका मतलब कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर उससे छोटी यानी स्टेट गवर्नमेंट, उससे छोटी लोकल गवर्नमेंट, ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स करके फेडरलिज्म में गवर्नमेंट को डिवाइड किए जाती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेंट्रल अथॉरिटी के बाद उससे छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हमारे फेडरलिज्म में डिवाइड करती है गवर्नमेंट को। अच्छा, अब ये देखिए फेडरलिज्म में क्या होता है कि मान लीजिए बड़े क्लास वाले, छोटे क्लास वाले, उससे छोटे क्लास वाले, ऐसे हम रख देते हैं। इसको वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर भी कहा जाता है। और नीचे देखिए, अ फेडरेशन हैज टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। एक फेडरेशन में टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है। एक गवर्नमेंट जो कि पूरे इंटायर के लिए होती है, इंटायर कंट्री यानी पूरे कंट्री के लिए होती है, और एक गवर्नमेंट होती है जो कि स्टेट लेवल की होती है, जिसको कि हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। और ये दोनों गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट होती हैं, अपना अपना पावर लोग एंजॉय करते हैं, मतलब जिसको जितना हक मिला है उतने पे ये अपना वर्क करती हैं, ठीक है। आई होप आपको फेडरेशन की डेफिनेशन समझ में आई होगी। इसमें कुछ नहीं होता है, बड़े पावर्स छोटे पावर, जैसे कि ऐसे गवर्नमेंट को रखी जाएगी जो कि पूरे देश को चलाता हो, फिर जो कि पूरे स्टेट को चलाता हो, जो कि पूरे टाउन को चलाता हो, ऐसे करके बारी बारी से रखा जाता है। अच्छा देखिए, इसमें सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक फेडरेशन सिस्टम होते हैं, एक यूनिटी सिस्टम होते हैं। तो यूनिटी सिस्टम आप जानते हैं, यूनाइट मतलब एक करना होता है, ठीक है। तो यूनिटी सिस्टम में क्या होता है कि वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, सिर्फ उसमें एक ही गवर्नमेंट होंगी, ठीक है। उसमें कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ एक टाइप की गवर्नमेंट होगी, वो बड़ी रहे छोटी रहे इससे नहीं मतलब, एक गवर्नमेंट रहेगी, ठीक है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम में क्या होता है कि बहुत सारे गवर्नमेंट रहेंगी, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट रहेगी, कुछ कुछ जगह तो उससे भी छोटी रहेगी लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट गलत काम करे या सही काम करे, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी दखल नहीं दे सकती, ना तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल में दे सकती है। लेकिन ये दोनों लोग आंसरेबल हैं टू द पीपल, यानी कि ये लोग आंसर किसको करते हैं, सिर्फ ये लोग पीपल को आंसर करते हैं, पीपल्स लोग को। ये लोग एक आपस में नहीं करते हैं कि आप ऐसा करिए आप ऐसा करिए, ये लोग पीपल्स के बीच सिर्फ रहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसर दे दे, कोई रिप्लाई कर दे। इन लोगों के पास पावर है कि पीपल को आंसर दे। देखिए फेडरलिज्म के कुछ की फीचर्स होते हैं, 7 फीचर होते हैं फेडरलिज्म में। मतलब कि अगर फेडरलिज्म अगर आपको अपने देश में लाना है, 7 चीज़ें करनी आपको ज़रूरी होगी। पहला है कि 2 या 2 से अधिक गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि इसमें टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं। कहने का मतलब कि बहुत लेवल की गवर्नमेंट होती हैं, तो पहला कि फेडरलिज्म में यही होना ज़रूरी है कि 2 या 2 से अधिक गवर्नमेंट हो। फिर है कि इसमें क्या होता है कि अपने अपने गवर्नमेंट की अपनी अपनी ज्यूरिडिक्शन होती है। ज्यूरिडिक्शन क्या होती है, देखिए एक जियोग्राफिकल एरिया होती है। तो जैसे कि आपको एक आपका हक मिलता है ना, कि आप इतने क्षेत्र में आप अपना काम करेंगे,
आप इतने क्षेत्र में ये काम करेंगे, ठीक है। यही होता है ज्यूरिडिक्शन। तो यही कहा गया है कि ये लोग, इन लोगों का ज्यूरिडिक्शन फिक्स होता है, ये लोग अपने अपने ज्यूरिडिक्शन पे काम करते हैं। सिटीजन सेम रहेंगे लेकिन ज्यूरिडिक्शन इनका अपना अपना अलग अलग होगा, ठीक है। आई बात समझ में। इनका ज्यूरिडिक्शन के कहने का मतलब एक जियोग्राफिकल एरिया से नहीं है, लेजिस्लेशन से है, टैक्सेशन से है, टैक्सेशन से है, एडमिनिस्ट्रेशन से है। मतलब कि गवर्नमेंट का काम किससे होगा, टैक्स से रिलेटेड होगा, लेजिस्लेशन से, एडमिनिस्ट्रेशन से, इन सब चीज के, ठीक है। ज्यूरिडिक्शन मतलब अपना अपना अधिकार, क्षेत्राधिकार, मतलब इतने इतने क्षेत्र में आपको काम करना है। ये जो ज्यूरिडिक्शन की बात है वो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड है, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है कि स्टेट गवर्नमेंट की इतनी ज्यूरिडिक्शन होगी, सेंट्रल की इतनी ज्यूरिडिक्शन होगी, ठीक है। और अगर कोई भी चेंजेस लाने हैं तो सिंगल गवर्नमेंट नहीं ला सकती, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई चीज नहीं ला सकती चेंज, या तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं। सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि कोई भी चेंजेस लाने के लिए दोनों गवर्नमेंट की मंजूरी होना जरूरी है। ये सब चीजें फेडरलिज्म में होनी जरूरी है। अगर फेडरलिज्म आपकी कंट्री में है तो ये सब चीजें भी जरूर होंगी। अब है कि कोर्ट में अगर कोई डिस्प्यूट होता है, ठीक है, अगर कोर्ट में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो हाईएस्ट कोर्ट, आप जानते हैं कि 8 में ही पढ़े हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट एक अंपायर की तरह वर्क करेगा और दोनों गवर्नमेंट के बीच की लड़ाई को सॉल्व करेगा, ठीक है। अगर इनके बीच कोई डिस्प्यूट एराइज होता है, झगड़ा लड़ाई होती है, तो कौन सुलझाएगा, सेंट्रल और स्टेट की लड़ाई को, हमारा जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट। और ये भी है कि अपने अपने रेवेन्यू के मालिक ये लोग खुद होंगे। स्टेट गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू का मालिक होगा, उनकी ऑटोनॉमी होगी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होगी, ठीक है। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू का मालिक होगा, अपने अपने लेवल का लोग काम करेंगे। ये नहीं कि उनके रेवेन्यू से क्या लेना देना, दूसरा दखल दे उसमें, कुछ नहीं ऐसा होता है। अच्छा, इस फेडरल सिस्टम बनाने के 2 ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव मतलब यहाँ पे मुद्दा से है, ठीक है। फेडरल सिस्टम लाने का 2 मुद्दा है। पहला मुद्दा है कि आपकी जो देश की यूनिटी है वो इंक्रीज होगी और रीजनल डाइवर्सिटी मेंटेन रहेगी। कहने का मतलब कि आपको पता है कि छोटा सा, मान लो एक बड़ा सा भारत देश है, उसमें कितनी ज़्यादा रीजनल डाइवर्सिटी है, ठीक है। लैंग्वेज के भी बेस पे कितने ज़्यादा डाइवर्सिटी हैं, लैंग्वेज कितनी ज़्यादा बोली जाती हैं, ये सब चीज़ें मेंटेन करने के लिए हमारा फेडरल सिस्टम रखा गया, अलग अलग गवर्नमेंट्स रखी गई हैं। अच्छा देखिए, फेडरल सिस्टम बनाने के 2 रूट्स हैं। फर्स्ट रूट्स का नेम है आपका कमिंग टुगेदर फेडरेशन, सेकंड रूट का नेम है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। आप आराम से इसको समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखिए कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है, तो ये दोनों चीज है क्या, देखिए दोनों चीज 2 रूट्स हैं, 2 पाथ हैं, 2 तरीका है फेडरेशन को लाने या बनाने के लिए। पहला है कि आप कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म बिगर यूनिट। देखिए छोटे छोटे इंडिपेंडेंस स्टेट को ला करके एक बिग नेशन बनाना, ठीक है। छोटे छोटे स्टेट्स को ला करके मिला करके एक बड़ी सी कंट्री बनाना, इसको हम कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल है यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। इसमें क्या हुआ है कि छोटे छोटे देशों को, छोटे छोटे स्टेट्स को ला करके एक बिगर यूनिट यानी एक बिग नेशन बनाया गया है। अब है कि इन द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फेडरेशंस ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर। हमने बोला छोटे छोटे स्टेट्स को ला करके एक बड़ा स्टेट्स बनाया जाता है, लेकिन हर एक छोटे छोटे स्टेट्स के पास इक्वल पावर होती है। ये नहीं कि फला स्टेट्स को ज़्यादा पावर होगी, उसको ज़्यादा पावर नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में सबके पास पावर इक्वल होती है, लेकिन ऐसा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में नहीं होता है, इसमें पावर कम और ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है कि स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट, इसमें क्या होता है कि पावर डिवाइड हो जाता है। स्टेट गवर्नमेंट का पावर और नेशनल गवर्नमेंट की पावर डिवाइड कर दी जाती है और सबकी पावर छोटी बड़ी रहती है। ऐसा नहीं कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन की तरह सेम होगी, ठीक है। इसमें यहाँ पे लिखा है कि सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर, इसमें कुछ लोगों के पास स्पेशल पावर होती है। यानी आपको बात समझ में आए कि कमिंग टुगेदर में छोटे छोटे स्टेट मिलकर के एक बड़ा स्टेट बनाते हैं, और होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है कि स्टेट्स और नेशनल गवर्नमेंट के बीच पावर डिवाइड होती है। ये देखिए इंडिया की क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जो कि इंडिया हमारी फेडरल कंट्री बन गई। तो पहली बात तो है कि जब हमारी इंडिया इंडिपेंडेंट हुई थी तो उस बहुत पेनफुल और ब्लडी पार्टिसिपेशन हुआ था। और पहले तो हमारे इंडिया में स्टार्टिंग से आफ्टर इंडिपेंडेंस
फेडरलिज्म के सारे रूल्स अप्लाई किए जाते थे, लेकिन फेडरेशन वर्ड नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज हुआ था। ठीक है, रूल तो अप्लाई किए जाते थे लेकिन फेडरेशन वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं यूज किया गया था। अब है कि हर एक गवर्नमेंट के पास हर एक टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट के पास अलग अलग ज्यूरिडिक्शन होती है, वो लोग अपना अपना ज्यूरिडिक्शन एंजॉय करते हैं, ये हमने पहले ही देख लिया। देखिए कुछ लिस्ट बनाई गई है हमारे यहाँ कि इस लिस्ट के अंदर ये वर्क आते हैं और यही गवर्नमेंट इस वर्क को करेगी, तभी क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट है लिस्ट हमारी सेंट्रल लिस्ट है, यानी यूनियन लिस्ट है। सेंट्रल और यूनियन एक ही बात हुई, ठीक है। इस लिस्ट के अंदर क्या होता है कि सारे वर्क सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। यूनियन लिस्ट के अंदर जितनी भी टॉपिक्स आती हैं उन टॉपिक्स का डिसीजन सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, ठीक है। उसमें देखिए डिफेंस ऑफ द कंट्री के डिफेंस का जो मैटर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ये चांस दी गई है उसको संभालने का। फॉरेन अफेयर्स हुआ, बैंकिंग हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, करेंसी हुआ, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जितना भी वर्क होगा उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ काम करेगी, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट का कोई इसमें रोल नहीं रहेगा। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी बड़ी होती है और जो भी काम किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो पूरे देश के लिए होता है, इसलिए ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपा गया है। और इस लिस्ट पे जो कि दी गई है ये सब मैटर, इस मैटर पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क करती है। स्टेट लिस्ट में क्या हुआ कि जैसे पुलिस हुआ, पुलिस एक पर्टिकुलर स्टेट्स की होती है, ट्रेड हुआ, कॉमर्स हुआ, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इन सब टॉपिक में सिर्फ स्टेट लिस्ट वर्क करती है और स्टेट लिस्ट सिर्फ लॉ बना सकती है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी नहीं रोल प्ले करेगी। थर्ड लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर के काम करती है। जैसे कि आपका मैरिज से रिलेटेड वर्क हो गया, अडॉप्शन से रिलेटेड हो गया, एजुकेशन, फॉरेस्ट, सक्सेशन, इन सब रिलेटेड टॉपिक पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अपनी सहमति से काम करते हैं। लेकिन अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में मान लीजिए लड़ाई हो जाती है, बात नहीं पट रही है कि क्या किया जाए, तो यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ही बात मानी जाएगी, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है स्टेट गवर्नमेंट से। तो अगर सेंट्रल और स्टेट के बीच अगर कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है, वो लोग नहीं मान रहे हैं सेंट्रल वाले कि यही लॉ पास होगा, फिर भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानी जाएगी कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है। एक रेसिड्यूरी सब्जेक्ट होता है। देखिए अगर आपसे पूछ रहा है एमसीक्यू में या फिर क्वेश्चन में कि कितने टाइप की लिस्ट होती है, तो आप सिर्फ 3 लगाइएगा, ठीक है, 3 पे टिक मारिएगा। ये रेसिड्यूरी सब्जेक्ट जो है, रेसिड्यूरी का मीनिंग ही होता है बचा हुआ। हमारी जब कंट्री आज़ाद हो गई थी यानी कि इंडिपेंडेंट हो गई थी, उसके बाद भी कुछ ऐसे टॉपिक्स बच गए थे जो कि बाद में लॉन्च हुए, जैसे कंप्यूटर वगैरह, कहाँ इंडिपेंडेंट के टाइम पे वो नहीं था, तो इन सब चीज़ों को रेसिड्यूरी सब्जेक्ट में रखा गया है, ठीक है। तो ये कोई ज़्यादा वो नहीं है, जैसे कि जो चीज़ें यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट से हट करके हैं उन्हें हम रेसिड्यूरी लिस्ट में डाल दिए हैं। ऑल स्टेट्स इन इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर, सम स्टेट एंजॉय स्पेशल पावर। देखिए सब स्टेट्स की पावर सेम नहीं होती है, जैसे कि जम्मू कश्मीर है उसके पास स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके पास खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर है यहाँ पे कि दीज आर, जैसे कि कुछ एरिया होते हैं, जैसे देखिए मैं आपको अंडरलाइन कर रही हूँ वहीं पे पढ़ा रही हूँ, ठीक है। देखिए कुछ सिटीज़ होती, स्मॉल कंट्री होते हैं जो कि स्मॉल होते हैं और इंडिपेंडेंट स्टेट बनना चाहते हैं ना, उन्हें टेरिटरी बना दिया जाता है। जैसे कि हमारा देखिए एग्जांपल मैं आपको भी समझा रही हूँ कि चंडीगढ़ हुआ, लक्षद्वीप हुआ, दिल्ली हुआ, ये सब क्या है कि स्टेट्स हैं और इंडिपेंडेंट स्टेट बनना चाहते हैं, छोटे छोटे स्टेट्स हैं, इनको यूनियन टेरिटरी में डाल दिया गया ताकि ये इंडिपेंडेंट स्टेट बन सके, इसलिए इनको यूनियन टेरिटरी में डाल दिया गया है। इन टेरिटरीज के पास कोई बहुत ज़्यादा पावर नहीं होती स्टेट से, ठीक है। स्टेट की जो पावर होती है उतना ही पावर इन लोगों की भी होती है, यूनियन टेरिटरी वालों की। द सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर होती है ताकि ये यूनियन टेरिटरी को रन करा सकें। द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच कितनी पावर क्या रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशन की जिम्मेदारी है और इसको चेंज करना बहुत ईजी नहीं है, ठीक है। यहाँ लिखा है ना, इट इज़ नॉट ईजी
किसी के बस का नहीं है कि वो स्टेट गवर्नमेंट की पावर को कम कर दे या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को चेंज कर दे। होता है लेकिन बहुत मुश्किल से होता है। अगर पार्लियामेंट वाले 1/3 वोट दे दिए कि हाँ ये चीज़ चेंजेस होंगी तो तब होती है जा करके, ठीक है। बहुत कठिन प्रोसेस होता है। जुडिशरी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द implementation of constitutional provision and procedure. In case of any dispute about the division of power, high court and supreme court can make the decision. अगर कोई भी झगड़ा लड़ाई हो रही है ठीक है, पावर को डिवाइड करने में, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसमें मतलब रोल प्ले करता है। अक्सर करके जुडिशरी मतलब देखा करता है इन लोगों के बीच की लड़ाइयों को, ठीक है, कैसे लोग वर्क कर रहे हैं कैसे नहीं। देखिए आपको इंडिया का मैप दिया गया है एनसीईआरटी बुक में। इसमें ये दिखाया गया है कि जब ये देखिए 1947 के टाइम पे हमारे इंडिया की एक भी बाउंड्री क्लियर नहीं है। देख लीजिए पता नहीं कहाँ कहाँ इंडिया का मैप जा रहा है। कहने का मतलब कि इंडिया की बाउंड्री थोड़ी भी क्लियर नहीं है। ओके, इसमें पता नहीं कौन कौन से कंट्री घुस आ रहे हैं, इसमें कुछ क्लियर नहीं है। इसलिए क्या हुआ कि फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया गया, वो कैसे किया गया इसमें हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। देखिए कि पहले तो लैंग्वेज के बेस पर पे हमारे देशों को बांट दिया गया था। जैसे कि स्टेट को बांट दिया गया था, सॉरी देश को नहीं, कि पंजाबी बोलने वालों का नाम पंजाब रहेगा, स्टेट का नाम, हरियाणवी वालों को हरियाणा नाम दे दिया गया, ठीक है। कुछ लोगों को कल्चर की बेस पे, यहाँ पे लिखा है ना, कल्चर के, इथेनिसिटी, जियोग्राफिकल बेस पे उन लोगों को स्टेट का नाम दिया गया, जैसे कि नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, ये सब एग्जाम्पल है। इन लोगों को कल्चर के बेस पे डिवाइड किया गया है, ठीक है। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज होता है। देखिए इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। लैंग्वेज में क्या हुआ है कि जैसे कि आप एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए कि राजस्थानी बोलने वाले राजस्थान नाम पड़ गया वहाँ पे, और पंजाबी बोलने वालों की स्टेट का नाम पंजाबी पड़ गया, पंजाब पड़ गया, ठीक है। ऐसे करके डिवीज़न हुआ था फर्स्ट टाइम एकदम। फिर क्या हुआ कि 1947 का आप मैप देखेंगे थोड़ा अजीब लगेगा, 2013 के बाद देखेंगे तो कुछ चेंजेस आपको फील होगी, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि कुछ पुरानी चीज़ें गायब हो गई और नई नई चीज़ों को क्रिएट किया गया है हमारे 2013 के मैप में, और कुछ बाउंड्रीज हैं, स्टेट्स हैं जो कि चेंज कर दिए गए हैं। 1947 में क्या होता है कि ओल्ड स्टेट्स को चेंज कर दिए गए और नए स्टेट्स बना दिए गए हैं, और दिस वॉज डन टू इंश्योर दैट पीपल वुड स्पोक सम लैंग्वेज लिव्ड इन सेम स्टेट। देखिए मैंने आपको पहले ये बात बता दी कि इसमें क्या हुआ था कि जो स्टेट्स वाले जो लैंग्वेज बोल रहे थे उसी लैंग्वेज के बेस पे उनकी स्टेट का नाम रख दिया गया, ठीक है। एग्जाम्पल पंजाबी का पंजाब रख दिया गया ऐसे। अब है कि कुछ स्टेट्स को उनके कल्चर पे, इथेनिसिटी और जियोग्राफी के बेस पे बांट दिया गया। एग्जाम्पल आपके नीचे है कि नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड, ये आप देख सकते हैं। अब है कि जब लीडर्स को लगने लगा, जब कुछ नेशनल लीडर्स को लगने लगा कि ऐसे तो हमारे देश में डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी, कहने का मतलब हमारा पूरा देश ही बट जाएगा भाषा के नाम पे, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर्ड लिंग्विस्ट स्टेट, जैसे कि भाषा के आधार पे स्टेट्स को बांटने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट ने तुरंत बंद कर दिया गया, क्योंकि उनको ऐसा रियलाइज होता है कि ऐसे तो पूरा देश ही हमारा बट जाएगा। लेकिन कुछ टाइम बाद फिर यही ला दिया जाता है कि नहीं नहीं, लिंग्विस्टिक स्टेट मस्ट स्टेट है, ठीक है, अच्छा है, इससे हमारा देश यूनाइट रहता है। फिर है कि लैंग्वेज पॉलिसी आ जाती है। लैंग्वेज पॉलिसी में देखिए क्या होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी गवर्नमेंट को कोई भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं मानी गई है। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज मानी गई है, ठीक है, क्योंकि हिंदी क्या है कि मदर टंग है। 40% इंडियंस की मदर टंग हिंदी ही होती है, इस वजह से हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है। नेशनल लैंग्वेज इसलिए नहीं माना गया क्योंकि झगड़ा लड़ाई ज़्यादा हो जाती। Therefore, these were many safeguards to protect other language. Beside Hindi, there are 21 language recognized scheduled language by the Constitution. Constitution में 22 लैंग्वेजेस को मान्यता दी गई है। हिंदी के अलावा 21 और लैंग्वेजेस हैं, आपको लिस्ट दी गई है एनसीईआरटी में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंग्लिश भी ऑफिशियल पर्पस के लिए हो सकती है, ठीक है, लेकिन 1965 में इस चीज़ को रोक दिया गया, क्योंकि जो हिंदी नहीं बोलने वाले थे वो इंग्लिश को कंटिन्यू करने की फिर से डिमांड करने लगे। कहने का मतलब कि एक बार कॉन्स्टिट्यूशन 1965 में बंद कर दिया कि इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं होगी, लेकिन सब लोग डिमांड करने लगे, ठीक है, जो हिंदी नहीं बोल पाते थे।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोशन डज नॉट मीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी। देखिए इसका कहने का मतलब ये है कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने का मतलब ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं भी जाकर के कह देगी कि आप हिंदी में काम करो, हिंदी भाषा बोलो। भाई जिसकी जो मदर टंग है वही तो बोलेगा, ठीक है। कोई यहाँ पे दबाव नहीं डाला गया था, मतलब ऐसे ही एक हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज मान लिया गया था। फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने के लिए सेंटर स्टेट रिलेशन भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि सेंट्रल की जो पावर है वो थोड़ा स्टेट से ज़्यादा है, तो बात इन लोगों में नहीं बनती है। तो इसको देखते हैं कि इसका भी मतलब सेंटर और स्टेट का रिलेशन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो रिस्ट्रक्टिंग द सेंट्रल स्टेट रिलेशन इज़ वन वे इन विच फेडरलिज्म हैज़ बीन स्ट्रेंथ इन प्रैक्टिस। अगर हम सेंटर और स्टेट के रिलेशन को अगर मजबूत बना के रखेंगे तो हमारे इससे फेडरलिज्म भी मजबूत होगी। When the ruling party at state level was different, the party that ruled at central level tried to अंडरमाइन द पावर ऑफ द स्टेट। जाहिर सी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थोड़ी पावर ज़्यादा है स्टेट से, तो वो कभी ना कभी ऐसा होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट की पावर को अंडरमाइन यानी दबाना चाहती थी, अपने से नीचा दिखाने के लिए उनके पावर को डिसमिस कर दिया करती थी। तो क्या होता था कि द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। मैंने आपको बता चुका कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर का मिसयूज करके सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को कम कर देती थी। जैसे कि बड़े लोग छोटे लोग दबाते हैं, उसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की कुछ पावर को कम कर देती थी। दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। इससे क्या होता है कि जो फेडरलिज्म में जो रूल है वो मतलब हो नहीं पाता है। कहने का मतलब फेडरलिज्म यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है। ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990। देखिए सब ऐसा पहले होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की पावर को मतलब डिसमिस कर दिया करती है, लेकिन ऐसा नहीं होता था। 1990 में चेंजिंग आ गई, कोलिजन गवर्नमेंट लोग बनाने लगे। कहने का मतलब जब दो या दो से अधिक पार्टी मिल करके एक इलेक्शन लड़े और मतलब गठबंधन होता है ना, वो काम करे, तो यहाँ पे इसको कोलिजन गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए दो पार्टी हैं और इलेक्शन लड़ने के लिए दो पार्टी जीत गई, दोनों अपना वोट कंबाइन करके जीत जाती थी। फिर उसके बाद अपना वो पावर डिवाइड कर लेती हैं जीतने के बाद कि आधा काम मेरा, आधा काम आपका, इतना रेवेन्यू मेरा, उतना रेवेन्यू आपका, ऐसे लोग डिवाइड कर लेते हैं। दिस लेड टू न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा करने से आपको पता है क्या होगा कि जैसे कि जो स्टेट गवर्नमेंट को भी थोड़ी पावर मिलेगी, उसको डर नहीं रहेगा कि मेरा पावर कभी भी छीना जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब वो भी थोड़ा प्राउड फील करेगी। सपोर्टेड बाय ए मेजर जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट। ये सब चीज़ें देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की मनमानी न चलने का काम इस चीज़ का जिम्मा सुप्रीम कोर्ट लेती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट थोड़ा देखती है कि कहीं स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं नीचा तो नहीं दिखा रही है, कोई उसकी पावर तो डिसमिस नहीं कर रही है। इन सब चीज़ को जज करने का काम सुप्रीम कोर्ट करती है। इससे क्या होता है कि फेडरल पावर शेयरिंग इज़ मोर इफेक्टिव टुडे। फेडरल सिस्टम जो है, पावर शेयरिंग सिस्टम आजकल बहुत मजबूत है, पहले ऐसा नहीं होता था। अर्ली ईयर आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। जब से हमारा संविधान मतलब थोड़ा कड़क हुआ है, तब से ये सब ऐसा सिस्टम नहीं होता। 1990 के बाद से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की पावर को डिसमिस कर नहीं सकती है, इस पर सुप्रीम कोर्ट की नज़र रहती है। देखिए पहले की पिक्चर्स दिखाई गई हैं कि ये देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट जैसे एज अ बेगर खड़े हैं, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी थोड़ी पावर बांट रही है। तो लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। यही कहा गया है कि फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने के लिए सेंट्रल और स्टेट लेवल का रिश्ता अच्छा होना चाहिए, रिलेशन अच्छा होना चाहिए। अब का क्या है, देखिए कोलिजन गवर्नमेंट आफ्टर 1990 कोलिजन गवर्नमेंट बनने लगी, जिसमें कि देखिए एक हेड बैठा हुआ है और यहाँ पे देखिए अलग अलग रीजनल के फेस दिख रहे हैं, अलग अलग पर्सन किसके मतलब कई पार्टी के मेंबर इसमें शामिल हैं कोलिजन गवर्नमेंट में, ठीक है। तो देखिए आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे कई फेस हैं, कई अलग अलग सिंबल हैं, तो ये चीज़ है। अब देखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, तो एक बड़े कंट्री में, एक वास्ट कंट्री में, इंडिया मान लीजिए कि इंडिया ही मान लीजिए एक तरह से 2 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट थे, लेकिन ऐसा बाद में लगा कॉन्स्टिट्यूशन को कि एक थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट भी बनानी चाहिए, ताकि वो गवर्नमेंट छोटे छोटे पर्सन्स का ध्यान दे सके। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की बस की बात नहीं है कि वो इंटायर नेशन को जब देख रही है, इंटायर कंट्री को देख रही है, तो एक एक पर्सन की हालचाल ले सके, ऐसा उतना वो कर नहीं पाएगी। इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाना पड़ा।
जैसे कि हमारा इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, उत्तर प्रदेश हमारा रसिया की तरह बड़ा है, महाराष्ट्र हमारा जर्मनी की तरह बड़ा है, मतलब ऐसे दिखाया गया है कि बड़े बड़े कंट्री हैं। मेनी दोज स्टेट्स आर इनिशियली वेरी डाइवर्स, ये सब अंदर का देखा जाए तो बहुत इसमें डाइवर्स हैं, और यहाँ पे पावर शेयरिंग करना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन को ज़रूरत लगी कि थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट भी बना दिया जाए, जिसको कि लोकल गवर्नमेंट कहा जाना चाहिए, उसका नाम लोकल गवर्नमेंट रखा गया। डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है कि व्हेन द पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की पावर लेकर के जब लोकल गवर्नमेंट को थोड़ी बहुत दी जाती है, उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं व्हेन द पावर taken away from central and state government and given to local government, it is called decentralization. इससे क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रॉब्लम एंड इश्यूज विच आर बेस्ट सेटल एट द लोकल लेवल। देखिए, अगर गांव के प्रधान हुए, ये लोग क्या होते हैं कि गांव से परिचित होते हैं, उन्हें पता है कि मेरे गांव में कौन कितना गरीब है, कौन कितना अमीर है, किसे सरकारी योजना का ज़्यादा लाभ मिलना चाहिए, कौन बहुत ज़्यादा गरीब है, ये सब चीज़ का ख्याल सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट नहीं रख पाएगी, इसलिए लोकल गवर्नमेंट बनाई गई है। पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम देयर लोकेलिटी, मोहल्ले के लोगों को लोकेलिटी में ज़्यादा पता रहता है कि कौन कितने प्रॉब्लम में है। एट द लोकल लेवल इट इज़ पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, और ये बहुत मतलब ईजी प्रोसेस होता है, जैसे कि कोई भी डिसीजन लेना है तो पूरे गाँव के लोग मिल करके अपने गाँव के हित के बारे में सोच लेते हैं। लोकल गवर्नमेंट बेस्ट है क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसमें जैसे डेमोक्रेसी भी फॉलो होता है और लोग एक दूसरे का ख्याल अच्छे से रख पाते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन की नीड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है, ऐसा नहीं कि हम लोग अपने मन से बना दिए हैं, कोई अपने मन से नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। और डिसेंट्रलाइज पावर टू द लोकल गवर्नमेंट विलेज एंड टाउन्स, शहरों में, छोटे छोटे शहरों में, विलेजेस में ये चीज़ सिस्टम लागू किया गया है। पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। जैसे कि गांव में क्या होता है कि पंचायत बनाया जाता है और शहर में म्यूनिसिपैलिटीज़ कहा जाता है इसको, ठीक है, बट दीज आर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ध्यान में रखिएगा कि लोकल गवर्नमेंट हमेशा स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होती है, हमेशा लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन नहीं होता था। लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर, लोकल गवर्नमेंट के पास कोई अपनी पावर नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, देखिए डिसेंट्रलाइजेशन में कुछ स्टेप ज़रूरी हैं, देख लेते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन 1992 से स्टार्ट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट में इसे कहा गया था कि थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट कहलाएगी। और इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी बात लिखी गई कि रेगुलर इलेक्शन होना चाहिए लोकल गवर्नमेंट में। कुछ सीट्स भी रिजर्व की गई, जैसे आप गांव में देखेंगे कि एससी के लिए, एसटी के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए कुछ इलेक्शन में सीट आती हैं। जैसे कि इस बार प्रधानी का चुनाव सिर्फ ये कास्ट वाले लड़ेंगे, एससी वाले, एसटी वाले, ऐसे आता है ना, तो वो सीट रिजर्व होती है बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ये देखिए, वन थर्ड पोजीशन वोमेन के लिए भी रिजर्व किया गया। कुछ लोग महिला सीट आती है ना तो जेंट्स नहीं चुनाव लड़ते हैं, तो वो बात यहाँ पे कही गई है। और लिखा गया है कि इन सब चीज़ों को मतलब गवर्न इलेक्शन कमीशन करता है, पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शन को। अब है कि द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू सेवर पावर, स्टेट गवर्नमेंट ही जिम्मेदार होता है लोकल गवर्नमेंट का, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि वो अपना रेवेन्यू और कुछ पावर्स लोकल वालों को दे, लोकल गवर्नमेंट वालों को। रूरल लोकल गवर्नमेंट को हम पंचायती राज सिस्टम भी कहते हैं, जैसे कि पूरे अगर लोकल गवर्नमेंट है, गांव की लोकल गवर्नमेंट को हम पंचायती राज सिस्टम कहते हैं, शहर की लोकल गवर्नमेंट को हम म्यूनिसिपैलिटीज़ कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप टॉपिक है, तो अब इसको ध्यान से समझिएगा कि पहले एक एक पॉइंट करिए कि रूरल लोकल गवर्नमेंट को, जो गाँव की लोकल गवर्नमेंट होती है उसको पंचायती राज सिस्टम कहते हैं, और जो शहर की लोकल गवर्नमेंट होती है हम उसे म्यूनिसिपैलिटीज़ कहते हैं। अब देखिए, ग्राम पंचायत किसे कहते हैं, ठीक है। अब इसे देखते हैं, ग्राम पंचायत किसे कहते हैं। जब दो या दो से, मान लीजिए एक या दो विलेजेस मिलते हैं ना, जब साथ में होते हैं तो उन्हें हम ग्राम पंचायत कहते हैं, ठीक है। मतलब ढेर सारे गांव में एक गांव, दो गांव, जैसे गांव हो उसको हम ग्राम पंचायत कहते हैं, उसके सिस्टम को हम पंचायती राज कहते हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा, लाइन से पढ़िए कि रूरल लोकल गवर्नमेंट को हम पंचायती राज सिस्टम कहते हैं, और विलेजेस या ग्रुप ऑफ विलेजेस को हम ग्राम पंचायत कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, वार्ड मेंबर होते हैं, जैसे कि पंच और सरपंच होते हैं। पंच और सरपंच इसमें आते हैं, जो कि हेड होते हैं, गांव के हेड होते हैं। और इसमें देख लेते हैं कि दे आर इलेक्टेड बाय एडल्ट पॉपुलेशन। सरपंच और पंच को इलेक्टेड कौन करता है, गांव की पॉपुलेशन करती है, जो कि 18 एबव होती है। और
पंचायत वर्क अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या होता है पता है? ग्राम सभा में वोटर्स आते हैं, 18 एवं जो ईयर के हैं वो ग्राम सभा के अंदर आते हैं। ग्राम सभा के मेंबर होते हैं जो कि वोटर्स होते हैं। वो ग्राम पंचायत के वर्क को थोड़ा देखते हैं कि वो हमने जिसको चूज किया वो सही से वर्क कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर। फिर है कि अब ग्राम पंचायत जब साथ में मिलती है, कई ग्राम पंचायत मिलकर के ब्लॉक या मंडल या पंचायत समिति बनाती हैं। ब्लॉक, मंडल, पंचायत समिति एक ही चीज़ को कहा जाता है। जब ढेर सारी ग्राम पंचायत, एक या एक से अधिक ग्राम पंचायत मिलकर के ब्लॉक या ब्लॉक मंडल बनाती हैं। और जब ब्लॉक, मंडल, पंचायत समिति तीनों एक ही चीज़ को कहा जाता है। जब मंडल मिलते हैं तो मिलकर के क्या बनाते हैं? जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट परिषद बनाते हैं। आई बात समझ में कि जब ग्राम पंचायत मिलते हैं तो ब्लॉक बनता है, जब ब्लॉक मिलते हैं एक साथ तो जिला परिषद बनता है। और यहाँ पे ये था कि जब एमपी एमएलए भी जिला परिषद की मतलब मीटिंग में बैठ सकते हैं, क्योंकि ये भी एक तरह से हेड माने जाते हैं, मतलब मेंबर माने जाते हैं जिला परिषद के। ये चाहे तो आके देख सकते हैं कि रूरल लोकल गवर्नमेंट कैसी काम कर रही है, इसलिए जिला परिषद के हिस्सा बन सकते हैं। ऐसे ही देखिए म्यूनिसिपैलिटीज होता है टाउन्स में, अगर यही रूरल लोकल गवर्नमेंट है ना, पंचायती राज वाला सिस्टम इधर भी होता है शहर साइड, लेकिन उसको म्यूनिसिपल कहा जाता है, म्यूनिसिपैलिटीज। और इसी म्यूनिसिपैलिटीज को बड़े बड़े शहरों में म्यूनिसिपल कोऑपरेशन का नाम दे दिया गया है। और म्यूनिसिपल कोऑपरेशन को भी जैसे कि पीपल इलेक्ट करती है, और म्यूनिसिपल के जो चेयरमैन होते हैं, हेड ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज जो होते हैं वो म्यूनिसिपल के चेयरमैन होते हैं। और जो म्यूनिसिपल कोऑपरेशन होते, म्यूनिसिपल कोऑपरेशन कहने का मतलब कि जो म्यूनिसिपल कोऑपरेशन के जो हेड होते हैं उन्हें मेयर कहते हैं, उन्हें मेयर कहा जाता है। म्यूनिसिपल कोऑपरेशन बड़ी सिटी में म्यूनिसिपैलिटीज़ को ही म्यूनिसिपल कोऑपरेशन, नाम अलग अलग है, ठीक है। तो म्यूनिसिपल कोऑपरेशन के जो लीडर होते हैं उन्हें मेयर कहते हैं, मेयर, ठीक है। आई बात समझ में? तो अगर कंफ्यूज हो गए होंगे तो एक बार आप ये देख लीजिए कि ग्राम सभा जो होता है वो वोटर्स होते हैं, सिर्फ कुछ नहीं होता है, वोटर्स होते हैं। यहाँ पे आपका ग्राम सभा का ग्राम पंचायत क्या होता है? विलेज को ग्राम पंचायत कहते हैं और वोटर्स को ग्राम सभा कहते हैं। और जब ग्राम पंचायत मिलती है तो ब्लॉक बनता है, ब्लॉक मिलते हैं तो जिला परिषद बनता है। और ग्राम पंचायत ब्लॉक को इलेक्ट करती है, ब्लॉक जिला परिषद को इलेक्ट करता है। फिर ठीक है, ऐसे ऐसे काम चलता रहता है। जैसे मान लीजिए गाँव के जो ग्राम सभा हैं, जो वोटर्स हैं, वो ग्राम पंचायत को इलेक्ट कर दिए, ठीक है। ग्राम पंचायत ब्लॉक वालों को इलेक्ट करेगी और ब्लॉक वाले क्या करेंगे? जिला परिषद को इलेक्ट करेंगे, ठीक है। चैप्टर फिनिश हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइन टू लाइन हमने पढ़ाया है। हाईलाइटर इसलिए यूज़ किया ताकि कि इसमें जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैंने वो पढ़ाई, कोई चीज़ आपको छोड़ी नहीं गई है। इस शॉर्ट वीडियो में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।